हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस ट्रांसफॉर्मर के बारे में कुछ जानेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है। ये काफ़ी टाइप्स में आते हैं, 606, 12012, 909। ट्रांसफॉर्मर को जानने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट कह लो उसको। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास ये होना चाहिए, टेस्टर होना चाहिए। आपके पास एक केबल होना चाहिए जिससे आप लाइव सप्लाई दे सके। देन आपके पास एक बल्ब होना चाहिए। ये नेसेसरी नहीं है बल्ब, बट आपके पास हो तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। एक मल्टीमीटर होना चाहिए, ये नेसेसरी चीज़ है क्योंकि इससे आप जान पाएंगे कि कितने वोल्ट AC DC यहाँ पे मिल रहा है, अर्थिंग के साथ इसका कितना लीकेज है। अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी 2 वाइंडिंग होती है। अल्टीमेटली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है प्राइमरी वाइंडिंग, और वो मैग्नेटिक फील्ड ये कोर या बोबिन बोल दीजिए कि बोबिन पे ये जो वाइंडिंग लिपटी होती है, वाइंडिंग हुई होती है, उसके आसपास यहाँ पे एक आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर हमारा बनता है। ये जो आप देख रहे हैं, अभी मेरा स्विच बंद है। ये जो आप देख रहे हैं ये लैमिनेटेड आयरन कोर है, राइट। अभी लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज़ क्यों किया जाता है? अल्टीमेटली हमारा जो स्टेप अप या स्टेप डाउन 2 तरह के ट्रांसफार्मर आते हैं, या ये कह लो कि ये एक ट्रांसफार्मर है, इससे हम प्राइमरी से इनपुट लेके सेकेंडरी से आउटपुट निकालते हैं। तो ये और वो डाउन वोल्टेज निकलता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जब इसको सेकेंडरी वाइंडिंग से इनपुट देते हैं और प्राइमरी में हाई वोल्टेज लो एम्पियर मिलता है, तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अल्टीमेटली ट्रांसफार्मर का वर्किंग 2 तरह का रहता है, प्राइमरी मीन्स स्टेप अप और स्टेप डाउन। मैं कहाँ था, तो हम बात कर रहे थे ये कोर पे। प्राइमरी वाइंडिंग में हम जब वोल्टेज देते हैं 220 कह लो, हमारा जो रेगुलर वोल्टेज रहता है वो, तो 220 वोल्ट देने पर इसका जो यहाँ पे मान लो ये पूरा बोबिन है, यहाँ तक इतने भाग में यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी वाइंडिंग है, राइट। प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ पे इंटरनल में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ऐसे, राइट। यहाँ ये इसकी एक्सिस हो जाएगी और यहाँ से ऐसे ऐसे इंक्रीजिव वे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अभी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें आपको लो वोल्टेज चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें एक जो ये फैली हुई मैग्नेटिक फील्ड्स है उसको कोसेंट्रिक करना, मीन्स कहीं पे इकट्ठा करना होगा, एक जगह पे लाना होगा। अगर एनर्जी स्प्रेड हुई है तो उसकी इफ़ेक्ट कम होती है। जब एनर्जी को आप एक जगह पे बांध लेते हो, उसको बॉन्ड कर देते हो, तो उसकी एनर्जी की इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है। बस यही फिनोमिना है कि जब आप उस मैग्नेटिक फील्ड को इस आयरन कोर की लैमिनेटेड जो यहाँ पे वृत्त है वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा हो जाती है। यानी कि जब पहले वो फैली हुई थी ना, वो फैली हुई नहीं है, वो अभी इसी आयरन कोर, यहाँ के बॉबिन से लेके यहाँ सेंटर में भी इसका कोर आता है और साइड में भी है, तो उस कोर के अंदर ही ऐसे ऐसे घूमेगी, ओके। अल्टीमेटली जब ये मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें वोल्टेज जनरेट होगा, ओके। क्योंकि जब भी कॉपर कॉइल होती है या एल्यूमिनियम कॉइल होती है, उसके आसपास अगर आप मैग्नेट को घुमाएंगे तो उसमें वोल्टेज जनरेट होगा, ओके। क्योंकि मैं जो कॉपर के लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्लो करेंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा और आपको वाइंडिंग के टर्न्स के हिसाब से आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। अभी यहाँ पे 2 टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं। सबसे पहले तो आउटपुट में 2 वायर निकलते हैं, ऐसा भी आता है एक ट्रांसफार्मर। दूसरा जिसमें 3 वायर भी निकलते हैं। तीसरा जिसमें 3 वायर और साथ में कुछ सेंसर्स भी होते हैं।
राइट। तो ये कुछ टाइप के ट्रांसफार्मर है, अल्टीमेटली यहाँ पे वोल्टेज आएगा। सो वो हम अपने अकॉर्डिंगली इसको बनाते हैं, ट्रांसफार्मर को जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे इसको मॉडिफाई किया जाता है। सो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है। सो प्राइमरी वाइंडिंग ऑलवेज, अगर हम देखें किसी इक्विपमेंट के बारे में, तो जहाँ पे एसी सप्लाई लेके हम उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग ऑलवेज थिन होती है, राइट, थिन, पतली। तो पतले केबल जहाँ से निकलते हैं उसको कहा जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, और जब जहाँ पे मोटे केबल निकलते हैं थोड़े, वहाँ उसको कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग पतली क्यों रखी जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग मोटी क्यों रखी जाती है? प्राइमरी वाइंडिंग इसलिए पतली रखी जाती है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होता है, करंट कम होता है। अल्टीमेटली जो पावर होता है वो वोल्टेज करंट के संयोजन से मिलता है हमें, पावर फैक्टर के साथ में, अगर 3 फेज है तो ओके। और सिंगल फेज में VI के साथ में इसको जोड़ा जाता है। मतलब कि यहाँ पे अगर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा, अगर करंट ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज कम रहेगा, राइट। सो वही बात है कि हम 220 वोल्ट इसको दे के लो करंट जहाँ पे रहता है उसको हम लो वोल्टेज और हाई करंट में बनाते हैं, राइट। इसको जस्ट हम एक पोटेंशियल के साथ दूसरे सेम पोटेंशियल के डिफरेंट एम्पियर वोल्टेज के साथ में हम उसको लेते हैं। अल्टीमेटली इनपुट का जो पोटेंशियल रहता है वही आउटपुट का पोटेंशियल रहता है, हालांकि आउटपुट में इनपुट से थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि जो एनर्जी लॉसेस रहते हैं इसलिए। सो ये एक बात थी। सो अल्टीमेटली हम वन तरह के वोल्टेज से सेकंड डिफरेंट वोल्टेज तक जाते हैं जिसमें एम्पियर का वैल्यू डिफरेंट रहता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सर्कुलर सिलेंडर्स क्यों लगे हैं, आपका क्वेश्चन आता होगा, मेरा भी आया था पहले, मैंने थोड़ा सर्च किया। तो ये फेराइट कोर है। अल्टीमेटली इसका यूज़ कहाँ पे होता है, अगर आप किसी इक्विपमेंट में देखते हो या चार्जर में देखते हो तो उसमें आपको केबल के एंडिंग में एक मोटा सा ऐसा पीस दिखेगा, उसके बाद में उसकी पिन होगी, आपने देखा होगा, मुझे पता है। ये करता क्या है, ये जो एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव फ्रिक्वेंसीज होती है, जो नॉइस होता है, वो ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से फ्लो करती है उसके साथ जुड़ जाता है, राइट। तो अभी मान लीजिए आपके किसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ हमिंग का साउंड आ रहा है, अबनॉर्मल आवाज़ आ रहा है, या कुछ अनवांटेड नॉइस सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में कुछ फ्रीक्वेंसीज फ्लो हो रही होती है रेडियो एक्टिव या कुछ भी, तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी करंट के साथ फ्लो होने लगती है, तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट में दिखती है। अल्टीमेटली वो आपके इंस्ट्रूमेंट को डैमेज करती है। तो डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए एक फेराइट सिलेंडर यहाँ पे लगाया दिया जाता है यहाँ पे, और साथ ही में आपके जो चार्जिंग केबल है, अडेप्टर्स है, उसके पिन के जस्ट आगे, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है उसको वो अपने अंदर संभालेगी और उसको ज़ीरो कर देगी, उसका जो इफ़ेक्ट है उसको ज़ीरो करके जस्ट हमारा जो आउटपुट रहेगा उसको आगे फ्लो होने देगी, जिससे हमारा इक्विपमेंट भी ओके रहेगा और अनवांटेड जो फ्रीक्वेंसी है उससे आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, राइट। तो अल्टीमेटली ये है। अभी देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया था तो ये फेराइट कोर में मैग्नेटिज्म आ गया है थोड़ा, तो ये मेरे टेस्टर से टिक कर रहा है, ओके। हाँ, तो ये फेराइट कोर की बात थी। अल्टीमेटली ये आप जिस इंस्ट्रूमेंट में रखें उतना अच्छा है। अल्टीमेटली ये सेफ्टी और पावर का जो क्वालिटी है या जो आपका आउटपुट है उसका क्वालिटी में सुधार करता है, इसका काम यही है। पहले मैंने देखता था तो मुझे डाउट रहता था कि ये क्या लगाया है, ठीक है। सो डाउट होते हैं तो उसका आंसर भी हमारे पास होता है। थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा बट होप कि आपको मैंने जितने टाइम में सीखा है उसका ब्रीफ आपको एक्सप्लेन करूं। अभी ये यहाँ पे ये जो है मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ पे 3 वायर है। अभी यहाँ पे 3 वायर क्यों है तो उसका भी मैं रीज़न आपको बता ही दूंगा, बट आपको इस वीडियो को देखते रहना पड़ेगा। आई होप कि आप
इंटरेस्ट रखते हैं इस वीडियो में, सॉरी। सो देखिए आप, ये जो पहला केबल है ब्लैक कलर का, सो मैंने एक केबल लिया है जिसको मैंने यहाँ पे घुमा के इसमें सप्लाई में दे दिया है, राइट। सो ये हमारा अर्थिंग का मैंने अर्थिंग में दे दिया है सप्लाई से। ये ब्लैक है, मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है। तो ब्लैक ऑलवेज़ क्या रहता है, हमारा न्यूट्रल पार्ट रहता है। मे बी आप इसको ज़ीरो कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे वाइंडिंग कर रहा हूँ, यहाँ से केबल एक रखा है मैंने और घुमा करके आगे बढ़ता हूँ। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमारा ज़ीरो कहलाता है, तो हम इसको न्यूट्रल कहते हैं और मैंने इसको न्यूट्रल के साथ ज्वाइन कर दिया है। अभी यहाँ पे एक दूसरा केबल है जो कि यहाँ बीच में है, ठीक है। वो क्या होता है, ये आपका मान लो आपके इनपुट में वोल्टेज कम है, राइट। अब हमारे इंडिया में क्या रहता है कि 220 वोल्ट सिंगल फेज में जनरली रहता है। अभी मान लो कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वहाँ पे आ गया 117 वोल्ट, ठीक है, 170 वोल्ट आ गया। तो ये आप वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो वहाँ पे क्या ऐसे ट्रांसफार्मर में ये फैसिलिटी भी दी है कि अगर आपका इनपुट में वोल्टेज कम है तो आप वहाँ से वोल्टेज लेके आउटपुट ले सकते हो, ओके। तो मान लीजिए 170 वोल्ट आया तो आपका ये वाला केबल यूज़ हो जाएगा इनपुट में। अभी ये वाला 220 का है क्योंकि वाइंडिंग के टर्न थोड़े और बढ़े तो उस हिसाब से 220 का है। अभी इनपुट की वाइंडिंग के टर्न्स अलग रहते हैं, आउटपुट के अलग रहते हैं, इनपुट की थिकनेस अलग रहती है, केबल की वाइंडिंग की आउटपुट की अलग रहती है, ओके। सो ट्रांसफार्मर में ये चीज़ रहती है। अभी देखिए मैंने इसको लगा के रखा है, राइट। अभी सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसी भी ट्रांसफार्मर को यूज़ करते पहले इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग सही है या गलत, ये कहीं से लीकेज कर रहा है, क्योंकि हम ये एसी के साथ खेल रहे हैं, राइट। सो एसी सप्लाई 220 वोल्ट एसी के साथ हम इसको प्ले कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ के साथ इसको सिक्योरली देखना पड़ता है। तो जिनको नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कुछ नॉलेज नहीं है इतना खास, वो इसको ना करे क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है, राइट। सो बच्चे भी इसको ना करें। जिनको नॉलेज है या जानने का इंटरेस्ट है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ में रह के इसको सेफली इसको R&D इस पे कर सकते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ से 220 वोल्ट अभी स्विच बंद कर दी है। अभी देखिए इसमें प्राइमरी वाइंडिंग का आपको जो मैक्सिमम वाइंडिंग जो जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी वो हमारा 220 वोल्ट का वाइंडिंग होगा। उसको जानने के लिए भी एक तरीका है, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख सकते हो, राइट। तो मान लीजिए ये हमारा मैको का एक मल्टीमीटर है, क्लैंप मीटर है। तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू पे लेके ये जो प्रोब है, ये प्रोब आप इस पे टर्मिनल पे लगा के देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी, होप कि आप ये देख पाएंगे। मैंने यहाँ पे प्रोब दोनों लगा दिए हैं और ये बढ़ रहा है ये, ओके। इसका ये मेरा एक हाथ से मैंने फ़ोन टच किया है तो थोड़ा इश्यू आ रहा है, ओके। देखिए ये इस वाइंडिंग में 13-14 के आसपास रेजिस्टेंस है। और अब दूसरा देखते हैं, दूसरी वाइंडिंग में जो बीच वाली थी, मैंने देखिए यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया है, ओके। इसमें मैक्सिमम 12 तक जा रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है। अल्टीमेटली ये दोनों वाइंडिंग, ये और ये जो ब्लैक एंड रेड है उसमें हमारा रेजिस्टेंस कम है और ब्लू और ब्लैक में ज़्यादा है। तो जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो वाइंडिंग लंबी होगी और लंबी वाइंडिंग हमारा 220 वोल्ट को इंडिकेट करता है, राइट। ये एक बेसिक फिनोमिना है, मैंने आपको बताया। अभी देखिए, अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये जो पोर्ट है यहाँ पे न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग मैंने यहाँ पे नीचे रख के इसको सेफली कनेक्ट कर लिया। अभी सब आपको ये देखना है कि ये ट्रांसफार्मर में लीकेज है या नहीं।
तो उसके लिए आपको एक टेस्टर चाहिए होगा। तो टेस्टर आप ले लीजिए और यहाँ से मैं ये स्विच इसको ऑन कर रहा हूँ। अभी ये बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि ये देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये आप देखिए ये फेज़ अभी आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फेज़ आ रहा है, पूरा फेज़ आ रहा है, राइट। ओके, अभी आउटपुट में देखेंगे तो आउटपुट में भी लाइट जलेगी, बट थोड़ी सी कम जलेगी। क्यों? क्योंकि ये कम वोल्टेज है। देखिए जल रही है बट कम जल रही है। अभी आपको देखना है सबसे पहले कि कहीं बोल्ट पे वोल्टेज आ रहा है, लाइट जल रही है, नहीं। कहीं कोर के साइड में जल रही है, नहीं। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे इसकी पोलैरिटी तो भी चांसेस है। वैसे तो चांसेस नहीं होने चाहिए क्योंकि वाइंडिंग है, बट हमें क्या सेफ रहना। अभी देखिए कोर का जो यहाँ पे ये रस्टेड पार्ट है थोड़ा, वहाँ पे भी देख लेना है, क्योंकि शायद पेंट की वजह से हमें पता ना चले, पर रस्टेड पार्ट में वो करंट दिख जाएगा। अभी नहीं है, ठीक है। इसको देखने का दूसरा भी तरीका है, सेफ तरीका, वो आपको मैं बता दूं कि आपके पास अगर मल्टीमीटर हो तो उसको कंटिन्यूटी मोड पे रख दीजिए। जैसे कि ये मैंने कंटिन्यूटी मोड पे रख दिया है और ये डायोड की जगह पे मैंने इसको कंटिन्यूटी मोड में रख दिया। अभी आप देखिए जैसे कि मैं इस दोनों पॉइंट को टच करूँगा, ये बीप करेगा, ये देखो बीप कर रहा है। तो अगर यहाँ पे किसी वाइंडिंग से किसी भी चीज़ में अगर फ्लो करेगा करंट, तो अल्टीमेटली वो हमारा लीकेज होगा। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वाइंडिंग से वाइंडिंग के बीच में करंट रहना चाहिए, उसके अलावा ये बॉडी में नहीं जाना चाहिए। तो आप देखिए बॉडी के मैंने यहाँ पे रख दिया और मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पे बीप नहीं करा। आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, सेम जगह पे कर रहा हूँ मैं, देखो हो रहा है। सो अल्टीमेटली अगर मैं फेज़, ये लाइव फेज़ चल रहा है अभी, उस पर भी कर रहा हूँ, बीप नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे आपको हर केबल के साथ बॉडी को देख लेना है। अगर नहीं बीप कर रहा है तो आपका ट्रांसफार्मर ओके है, वाइंडिंग ओके है। ओके, अभी देखिए मैं आपको, ये ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पे वर्क करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हमें कंटिन्यूसली रिवर्स पोलैरिटी चेंज होती है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कॉपर वाइंडिंग से, राइट। सो कॉपर वाइंडिंग से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं हमारे, तो उसके लिए हमें एसी सप्लाई चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव में और नेगेटिव में फ्लक्चुएट करता रहता है, अल्टरनेटिव करंट है। तो अल्टरनेटिव करंट पे ही ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अगर आप देखिए पीछे बैटरी पड़ी है मेरे पास बाइक की, अगर मैं उस बैटरी को यहाँ पे जोड़ूंगा तो आउटपुट में से मुझे कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है। ओके, सो ऑलरेडी 18 मिनट हो चुकी है वीडियो में। सो ट्राई करते हैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। अभी मैं आपको एसी सप्लाई पे इसको सेट कर लूँगा। ये मेरा एसी वोल्टेज पे है। एसी वोल्टेज पे आपका मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरे मोटे मोटे 3 वायर है, ब्लैक, वाइट एंड रेड। ओके, तो मोटे मोटे 3 वायर है, तो मैंने एक वायर इसमें लगा दिया और ये जो दूसरा वायर है, देखो आप, एक वायर मैंने इसमें लगा दिया और दूसरा वायर है मैं इसमें लगा रहा हूँ। ओके, सो आप देखिए यहाँ पे मुझे 13.3 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि ये जो 2 वायर है उससे हमें 13 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर मैं एक इसमें लगाता हूँ और एक रेड वाले में लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितने वोल्ट मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 6.6 मिल रहे हैं। ये सेम चीज़ मैं करता हूँ कि रेड वाले को वहाँ रखने देता हूँ, इसको निकाल के दूसरे वाले में लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे 6 वोल्टेज मिलेंगे, 6.6 सेम है। यानी कि ये 606 वाला ट्रांसफार्मर है। अगर आप इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में तो आपको 13 वोल्ट मिलेंगे। तो ये ऐसे भी बोला जा सकता है कि 0613। ओके, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये 012 का है।
अगर आप इन दोनों को शॉर्ट कर लेते हो और 2 वायर बना लेते हो कि एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों से मिलकर बना हुआ दूसरा, तो ये 0-12 का ट्रांसफार्मर हुआ, क्योंकि इसमें 13 वोल्ट निकल रहे हैं। अभी ये वाला जो पिन है ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी वोल्टेज आएगा, यहाँ पे 12-13 वोल्टेज या 18 वोल्टेज यहाँ पे रिक्वायरमेंट की तरह आएगा, जहाँ पे पीसीबी में इसका रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर के रिलेटेड कुछ बातें हुई। मैं कुछ मिस कर गया हूँ इसमें एक्सप्लेन करने का, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा आज, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और आपको ये सीरीज़ बल्ब वाला जो थिंग था, बात थी, वो मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखिए इसमें 13 वोल्ट AC मिल रहा है। अभी हमारा इक्विपमेंट है बल्ब, वो AC पे भी चल सकता है, DC पे भी चल सकता है। अल्टीमेटली डायरेक्ट करंट में वो विदाउट फ्लक्चुएसन के वो जलेगा और AC में वो फ्लक्चुएसन के साथ जलेगा, बट वो फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण हमें दिखेगा नहीं। अल्टीमेटली इसका पूरा ब्राइटनेस के साथ ये जलना चाहिए। तो मैंने एक वायर यहाँ पे लगा दिया, दूसरा वायर यहाँ पे, तो तुरंत वो अपनी फुल इल्यूमिनेशन पावर पे आ गया है और ये जल रहा है, राइट। सो हमें इसको समझना है, ये हमारा 13 वोल्ट पे बल्ब जल रहा है कंटिन्यूसली, राइट। तो ये AC पावर पे, अभी इस पर मैं डायरेक्टली कोई DC इक्विपमेंट को नहीं लगा सकता, हालांकि ये 13 वोल्ट है, फिर भी क्योंकि ये अल्टरनेटिव है। अगर हमारा इक्विपमेंट DC पावर सपोर्टेड है और हम इसको डायरेक्ट देंगे तो वो बिगड़ जाएगा, हम खर्चे में आ जाएंगे। तो उससे बेटर है इसको हम अगर DC सप्लाई के लिए यूज़ करना है तो आप इसको डायोड की मदद से, इसका ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे लगा के, कैपेसिटर लगा के आप इसको DC सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये एक ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बात थी। तो आपसे अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, प्लीज़ से बाय बाय।